दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा सीक्रेट क्लब है जिसकी मेंबरशिप हासिल करना परमाणु बम बनाने या चांद पर रोवर उतारने से भी ज्यादा मुश्किल है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आज दुनिया के कई देश स्पेस में सैटेलाइट भेज रहे हैं, न्यूक्लियर मिसाइलें बना रहे हैं, लेकिन जब बात आती है एक फाइटर जेट के लिए 5th जनरेशन का हाई थ्रस्ट जेट इंजन बनाने की, तो पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 4 या फिर 5 देश ऐसे हैं जिनके पास में ये महारत हासिल है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जो आज स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर दुनिया को रास्ता दिखा रहा है, वो अपने लड़ाकू विमानों के इंजन के लिए आज भी अमेरिका, ब्रिटेन या फिर फ्रांस का मोहताज क्यों है? आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजी तिलिस्म है जिसे तोड़ना इतना मुश्किल है? और सबसे बड़ा सवाल, आज जब भारत अपने सबसे महत्वाकांक्षी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट एम का यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए एक दमदार स्वदेशी इंजन बनाने जा रहा है, तो अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक, ब्रिटेन की रोल्स रॉयस और फ्रांस की सैफ्रॉन में से भारत के लिए सबसे भरोसेमंद साथी कौन साबित होगा? क्या अमेरिका अपने इंजन के साथ में कोई जियोपॉलिटिकल ट्रैप बिछा रहा है, या फिर फ्रांस का मास्टर स्ट्रोक भारत को हमेशा के लिए तकनीकी गुलामी से आजाद कर देगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम इसी ग्लोबल पावर गेम और फाइटर जेट इंजन्स की इस छिपी हुई दुनिया को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। दोस्तों, ये कोई आम टेक्नोलॉजिकल रेस नहीं है, बल्कि ये 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक युद्ध है जो आसमान के अंदर लड़ा जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले इस पूरे खेल के बैकग्राउंड को समझना बेहद जरूरी है। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट्स और फाइटर जेट इंजन्स के मार्केट के अंदर मारामारी मची हुई है। दशकों तक ये मार्केट मुख्य रूप से 3 बड़ी कंपनियों के बीच में बटा हुआ था, जिसके अंदर अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक, अमेरिका की ही पैरेट एंड विटनी और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस शामिल थी। लेकिन समय के साथ में पैरेट एंड विटनी ने वाइड बॉडी इंजन मार्केट से खुद को किनारे कर लिया। अब पैरेट एंड विटनी अपना पूरा फोकस छोटे और नैरो बॉडी इंजन्स के ऊपर लगा रही है, जैसे कि PW1000G जो एयरबस A220 और एयरबस A320 NEO के अंदर इस्तेमाल होते हैं। वाइड बॉडी इंजन्स का डेवलपमेंट बहुत महंगा और जोखिम भरा काम होता है, और बोइंग के साथ में जनरल इलेक्ट्रिक के बेहद गहरे रिश्तों की वजह से पैरेट एंड विटनी के लिए इस रेस के अंदर टिके रहना इम्पॉसिबल हो गया था। लिहाजा आज बड़े और हाई थ्रस्ट इंजन्स की दुनिया के अंदर सिर्फ 2 ही असली ग्लोबल महारथी बचे हैं, अमेरिका की GE एरोस्पेस और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस। लेकिन दोस्तों, ये तो हुई कमर्शियल इंजनों की बात। जब बात मिलिट्री एविएशन और फाइटर जेट्स की आती है, तो इस खेल के अंदर फ्रांस की दिग्गज कंपनी सैफ्रॉन भी पूरी ताकत के साथ में मैदान में उतर के आती है। भारत का कॉम्बैट एविएशन सेक्टर दशकों से एक बहुत बड़ी कमजोरी से जूझ रहा है, और वो है एक भरोसेमंद हाई थ्रस्ट स्वदेशी इंजन की कमी। 1980 के दशक के अंदर भारत के DRDO और उसकी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि GTRE ने स्वदेशी कावेरी इंजन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। इसका मकसद भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को पावर देना था। लेकिन दोस्तों, जेट इंजन के अंदर का हॉट सेक्शन, जहां तापमान 1800 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वहां के लिए जरूरी सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड्स की मेटलर्जी और मटेरियल साइंस के अंदर हम पिछड़ गए। कावेरी इंजन वो थ्रस्ट और वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाया जिसकी भारतीय वायुसेना को जरूरत थी, और आखिरकार हमें तेजस के लिए आयातित अमेरिकी इंजन्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होना पड़ गया। अब भारत 5th जनरेशन के एम का प्रोजेक्ट के ऊपर तेजी से काम कर रहा है। एम का मार्क 1 के शुरुआती बैच के लिए तो भारत ने अमेरिकी GE F414 इंजन्स को ही चुन लिया है, जिसके लोकल प्रोडक्शन के लिए अमेरिका के साथ में बातचीत चल रही है। लेकिन असली गेम चेंजर होगा एम का मार्क 2, जिसके लिए भारत को सुपर क्रूज कैपेसिटी वाले 110 किलो न्यूटन से लेकर के 130 किलो न्यूटन क्लास के एक बेहद पावरफुल स्वदेशी इंजन की जरूरत है। सुपर क्रूज का मतलब है कि बिना आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल किए ध्वनि की गति से तेज यानी कि सुपरसोनिक उड़ान भरना।
दोस्तों ये कैपेसिटी सिर्फ 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के अंदर ही होती है। इसी 110 से लेकर के 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन को बनाने के लिए आज दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन कंपनियों के बीच में भारत में टेंडर हासिल करने की होड़ मची हुई है। हाल ही के अंदर एक बहुत बड़ी राजनीतिक हलचल हुई थी जिसने इस पूरी रेस के अंदर एक नया सस्पेंस प्रोड्यूस कर दिया। भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्रिटिश एरोस्पेस कंपनी रोल्स रॉयस ने भारत के एमका के लिए स्वदेशी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन को मिलकर के विकसित करने और उसका उत्पादन करने के लिए अपने रणनीतिक इरादे की घोषणा की थी। ये साझेदारी कोई मामूली बात नहीं है। ये दोनों कंपनियां भारत के अंदर एक खास एरोस्पेस गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स बनाने की पॉसिबिलिटी तलाश रही हैं ताकि इंजन की डिजाइनिंग से लेकर के डेवलपमेंट, टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग और पूरे लाइफ साइकिल सपोर्ट की क्षमता को भारत के अंदर ही विकसित किया जा सके। दोस्तों ये खबर ठीक उसी समय पर आई है जब भारत सरकार पहले से ही फ्रांस की सैफ्रॉन और डीआरडीओ के GTRE के बीच में एक अलग हाई थ्रस्ट इंजन प्रस्ताव के ऊपर काम कर रही है और यह प्रस्ताव कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS की आखिरी मंजूरी का इंतजार कर रहा है। अब दोस्तों आपके मन के अंदर सवाल उठ रहा होगा कि आखिर जनरल इलेक्ट्रिक और रोल्स रॉयस के इंजन्स के अंदर बुनियादी फर्क क्या है और भारत के लिए कौन सा विकल्प सबसे बेहतर है। तो दोस्तों इसे समझने के लिए हम इन दोनों कंपनियों की डिजाइन फिलॉसफी के अंदर झांकना पड़ेगा। GE एरोस्पेस और रोल्स रॉयस दोनों बिल्कुल अलग अलग रास्तों के ऊपर चलकर के अपने इंजन बनाते हैं। GE के इंजन्स का पूरा फोकस रो थ्रस्ट यानी कि कच्ची असीमित ताकत और रिलायबिलिटी के ऊपर होता है। GE अपने इंजन्स के अंदर 2 स्पूल कोर आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर एक लो प्रेशर और एक हाई प्रेशर स्पूल होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि GE के इंजन्स के अंदर घूमने वाले पार्ट्स कम होते हैं। पार्ट्स कम होने की वजह से इंजन की जटिलता कम हो जाती है और जब युद्ध के दौरान कोई फाइटर जेट किसी फॉरवर्ड एयरबेस के ऊपर तैनात होता है तो कम जटिलता वाले इस इंजन का रखरखाव और रिपेयरिंग बहुत ही आसान हो जाती है। भारी डैमेज के बावजूद GE के ये इंजन विमान को सुरक्षित वापस बेस तक लाने के लिए पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हैं। थ्रस्ट के मामले में GE का कोई सानी नहीं है। दोस्तों अगर हम कमर्शियल इंजन्स की बात करें तो GE एरोस्पेस का GE9X इंजन सबसे आगे है जिसका टेस्ट थ्रस्ट रिकॉर्ड 1,34,300 IBF दर्ज किया गया है जो कि एविएशन के इतिहास के अंदर एक कीर्तिमान है। दूसरी तरफ ब्रिटेन की रोल्स रॉयस एक बिल्कुल अलग इंजीनियरिंग फिलॉसफी के ऊपर काम करती है। रोल्स रॉयस अपने टेरेंट सीरीज के कमर्शियल इंजन्स के अंदर 3 स्पूल कोर आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करती है जिसके अंदर लो प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर और हाई प्रेशर स्पूल शामिल होते हैं। ये डिजाइन GE के मुकाबले ज्यादा जटिल होते हैं लेकिन इसके फायदे हैरान करने वाले हैं। 3 स्पूल डिजाइन की वजह से इंजन के अंदर बेहतरीन मैकेनिकल तालमेल बनता है जिससे लंबे समय तक ईंधन की भारी बचत होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है और इंजन से निकलने वाला शोर बहुत ही कम हो जाता है। फाइटर जेट के मामले में रोल्स रॉयस की ये इंजीनियरिंग उस स्टेल्थ और थर्मल मैनेजमेंट के अंदर दुनिया में सबसे आगे ले जाती है। 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए सबसे बड़ा खतरा दुश्मन का रडार और इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं जो इंजन से निकलने वाली गर्मी को पकड़ लेते हैं। रोल्स रॉयस के इंजन हीट सिग्नेचर को मास्क करने के अंदर इतने माहिर हैं कि एमका को असली स्टेल्थ कैपेबिलिटी दे सकते हैं। रोल्स रॉयस ने जून के महीने के अंदर एमका इंजन के लिए अपना अंतिम प्रस्ताव भी सौंप दिया था जिसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन भारत को पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी कि TOT और इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि IP देने की पेशकश कर रहा है। दोस्तों रोल्स रॉयस के टाइमलाइन के मुताबिक अगर 2026 के आखिर तक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है तो साल 2030 तक इंजन कोर की टेस्टिंग पूरी कर ली जाएगी और 2034 तक ये इंजन पहली उड़ान भरेगा और 2036 तक इसका फुल स्केल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यहां तक सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। अमेरिका कच्ची ताकत दे रहा है और ब्रिटेन शानदार इंजीनियरिंग और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दे रहा है। लेकिन दोस्तों असली जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट और मास्टर स्ट्रोक अब आता है फ्रांस की तरफ से।
फाइटर जेट इंजन्स की इस दुनिया के अंदर फ्रांस की सैफ्रॉन एक ऐसा खिलाड़ी है जो भारत की सामरिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के सपने को बहुत ही अच्छे तरीके से समझता है। सैफ्रॉन का प्रस्ताव भारत के लिए एक मास्टर स्ट्रोक क्यों माना जा रहा है, इसे बहुत गहराई के अंदर समझने की जरूरत है। भारत सरकार और भारतीय वायुसेना राफेल फाइटर जेट्स के अंदर लगे M88 इंजन्स की बेजोड़ सफलता को देख चुके हैं। सैफ्रॉन भारत के लिए कोई नया खिलाड़ी नहीं है, बल्कि एक परखा हुआ और भरोसेमंद साथी है। सैफ्रॉन का सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि वो आजादी है जो वो भारत को ऑफर कर रहा है। जब भी आप अमेरिका से कोई हाई एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी खरीदते हैं तो उसके साथ में ITAR यानी कि इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशन के तहत अमेरिकी कानून मुफ्त में आ जाते हैं। अमेरिका GE F414 इंजन के लिए भले ही 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दे रहा हो, लेकिन जब बात 110 से लेकर के 130 किलोन्यूटन के एक बिल्कुल नए 5th जनरेशन इंजन की आती है तो अमेरिका अपनी सबसे क्रिटिकल हॉट इंजन कोर टेक्नोलॉजी कभी भी पूरी तरह से किसी दूसरे देश को नहीं सौंपता है। अमेरिका चाहता है कि आप ताकतवर तो बने रहें, लेकिन उसकी लगाम हमेशा अमेरिका के हाथ में रहे। अगर भविष्य के अंदर भारत किसी ऐसे देश के साथ में युद्ध लड़ता है जो अमेरिका का भी दोस्त है, या फिर भारत अपनी मर्जी से अपने एमका फाइटर जेट को किसी तीसरे देश को एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो अमेरिकी इंजन होने की वजह से भारत को हर कदम के ऊपर व्हाइट हाउस की परमिशन लेनी पड़ जाएगी। और यहीं पर फ्रांस की सैफ्रॉन बाजी मार ली जाती है। सैफ्रॉन ने भारत को क्लीन शीट डिजाइन का ऑफर दिया है। क्लीन शीट डिजाइन का मतलब यह है कि फ्रांस भारत को अपना कोई पुराना इंजन मॉडिफाई करके नहीं चिपका रहा है, बल्कि एमका की खास जरूरतों और सुपर क्रूज मानकों के आधार पर एक बिल्कुल नया इंजन शून्य से डिजाइन करके देगा। और सबसे बड़ी बात, सैफ्रॉन 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और पूरी बौद्धिक संपदा यानी कि IP राइट्स भारत को सौंपने के लिए तैयार है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि इस नए इंजन का पेटेंट भारत के पास में होगा। भारत इसे जिस विमान के अंदर फिट करना चाहेगा कर सकेगा, और फ्यूचर के अंदर बिना फ्रांस या किसी भी दूसरे देश की अनुमति के इस इंजन और फाइटर जेट को दुनिया भर के अंदर एक्सपोर्ट कर सकेगा। ये एक ऐसी कूटनीतिक और रणनीतिक आज़ादी है जो अमेरिका किसी भी कीमत पर भारत को नहीं देगा। फ्रांस का एक और बड़ा योगदान हॉट सेक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर है। जैसे कि हमने पहले देखा कि भारत का अपना कावेरी इंजन प्रोजेक्ट अत्यधिक तापमान सहने वाले मटेरियल साइंस के अंदर मात खा गया था। जेट इंजन का हॉट सेक्शन वो जगह होती है जहां इंजन जलता है और टरबाइन ब्लेड्स को उसी तापमान के ऊपर काम करना होता है जो धातुओं के पिघलने के पॉइंट से भी बहुत ज्यादा होता है। इसके लिए सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड्स की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर से ठंडी हवा गुजारने के लिए माइक्रोस्कोपिक होल्स बनाए जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही है। सैफ्रॉन इस कोर हॉट सेक्शन टेक्नोलॉजी को भारत के साथ में पूरी तरह से साझा करने का प्रस्ताव दे रहा है। दोस्तों, अगर ये डील फाइनल होती है तो भारत भविष्य के अंदर सिर्फ फाइटर जेट इंजन ही नहीं, बल्कि नेवी के युद्धपोतों के लिए भी मरीन गैस टरबाइन और कमर्शियल एयरक्राफ्ट के इंजन्स के निर्माण के अंदर भी पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएगा। अगर हम वाइड बॉडी और कमर्शियल इंजनों के मार्केट के अंदर थोड़ा और गहराई से उतरें तो पाएंगे कि GE और रोल्स रॉयस के बीच में एक बहुत ही कांटे की टक्कर चल रही है। बोइंग के वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट्स के लिए GE एरोस्पेस मुख्य इंजन सप्लायर बन चुका है। बोइंग 777 के बचे हुए ऑर्डर्स और पुराने बोइंग 767 को पावर देने का काम GE कर रहा है। यहां तक दोस्तों कि आने वाले बोइंग 777X के लिए GE एकमात्र OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, और बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के लिए भी ये सबसे लोकप्रिय विकल्प बना हुआ है। इसके विपरीत रोल्स रॉयस ने एयरबस के वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट्स के ऊपर अपना दबदबा बनाया हुआ है। रोल्स रॉयस के इंजन एयरबस A330 नियो और A350 को एक्सक्लूसिव पावर देते हैं। हालांकि ड्रीम लाइनर के मामले में रोल्स रॉयस का विकल्प उतना लोकप्रिय नहीं है जितना GE का है। समुद्री जहाजों को पावर देने के मामले में भी GE और रोल्स रॉयस की कड़ी टक्कर होती है। दोनों कंपनियां अपने एयरलाइनर इंजन्स के मैरीटाइम वर्जन्स बनाकर के पश्चिमी देशों और उनके सहयोगी राष्ट्रों की नौसेनाओं को सप्लाई करते हैं। हालांकि जब बात हाई एंड फ्लैगशिप बिजनेस जेट इंजन्स की आती है तो वहां आज भी रोल्स रॉयस का एक छतर राज चलता है।
अब दोस्तों यहां पर सवाल ये उठता है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी किस डायरेक्शन के अंदर जा रही है। 2030 के दशक के लिए जीई एरोस्पेस और रोल्स रॉयस दोनों ही अगली पीढ़ी के इंजन बनाने के अंदर दिन रात एक कर रहे हैं। भविष्य के इंजन्स को बड़ा और ज्यादा इफिशिएंट बनाने का काम चल रहा है। जीई अपनी पार्टनर कंपनी CFM इंटरनेशनल के साथ मिलकर के राइज ओपन फेन इंजन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। ये नया इंजन देखने में किसी टर्बो प्रोप इंजन जैसा लगता है और इसे खासतौर पर एयरबस के नेरो बॉडी A320 फैमिली के नए मॉडल्स के लिए विकसित किया जा रहा है। दूसरी तरफ रोल्स रॉयस अपने अल्ट्रा फेन प्रोजेक्ट के जरिए एविएशन इंडस्ट्री के अंदर एक नई क्रांति लाने की तैयारी कर रही है। दोस्तों कमर्शियल इंजन्स के अंदर होने वाली रिसर्च और डेवलपमेंट मिलिट्री इंजन्स की टेक्नोलॉजी को भी सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। फाइटर जेट इंजन्स की ईंधन दक्षता और पावर आउटपुट इन्हीं कमर्शियल इनोवेशन से और ज्यादा रिफाइन होता है। लेकिन दोस्तों इन सब के बीच रशियन इंजन्स का क्या होता है? एक समय था दोस्तों जब भारतीय वायुसेना के आसमान के ऊपर पूरी तरह से सोवियत और रशियन इंजन्स का ही राज हुआ करता था। हमारे सुखोई 30 MKI से लेकर के MiG-29 तक सभी लड़ाकू विमान रशियन इंजन्स के ऊपर उड़ते हैं। लेकिन दोस्तों कड़वा सच ये भी है कि रसिया 5th जनरेशन की इंजन टेक्नोलॉजी की रेस में वेस्टर्न कंट्री से बहुत पीछे छूट गया है। रशियन इंजनों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक उनका TBO यानी कि टाइम बिटवीन ओवरहोल होता है। जहां एक वेस्टर्न कंट्री वाले इंजन हजारों घंटे तक बिना किसी मेजर मेंटेनेंस के उड़ सकते हैं, वहीं रशियन इंजन्स को बहुत जल्दी रिपेयर और ओवरहोल की जरूरत पड़ती है। इससे वायुसेना का मेंटेनेंस खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और युद्ध के समय एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। इसके अलावा रशियन इंजन आकार और वजन के अंदर बहुत भारी होते हैं और उनका फ्यूल कंजम्पशन भी आधुनिक मानकों के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। आज की तारीख के अंदर रसिया के पास में कोई भी ऐसा भरोसेमंद 110 से लेकर के 130 किलो न्यूटन क्लास का 5th जनरेशन का इंजन नहीं है जो सुपर क्रूज, स्टेल्थ और रिलायबिलिटी के पश्चिमी मानकों को टक्कर दे सके। लिहाजा भारत ने अपने 5th जनरेशन AMCA प्रोजेक्ट के लिए रसिया की तरफ देखा तक नहीं है। तो दोस्तों फिर भारत के लिए अल्टीमेट चॉइस क्या होनी चाहिए? मोदी सरकार और भारत के नीति निर्माताओं का विजन इस मामले के अंदर बिल्कुल ही साफ है। भारत अब सिर्फ पश्चिमी हथियारों का खरीदार या फिर विदेशी पुर्जों को जोड़ने वाला असेंबली हब बनकर के नहीं रहना चाहता है। आत्मनिर्भर भारत का असली मतलब है कोर टेक्नोलॉजी के ऊपर कंट्रोल करना। अगर भारत अगले 50 सालों तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है तो उसे अपने फाइटर जेट्स का ब्रेन यानी कि रडार और एवियोनिक्स, साथ ही हार्ट यानी कि इंजन खुद बनाना होगा। अगर हम पूरी स्थिति का रणनीतिक एनालिसिस करें तो तीनों देशों के इंजन्स की अपनी अपनी ताकत और अपनी अपनी कमजोरियां हैं। अगर भारत को सिर्फ एक सिद्ध प्लेटफॉर्म, कच्ची ताकत और रिलायबिलिटी चाहिए तो अमेरिका का GE F414 और उसका भविष्य का वर्जन एक सुरक्षित दाव लगता है। लेकिन इसके साथ में आने वाले जियोपॉलिटिकल शर्तें भारत को कभी भी एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल पावर नहीं बनने देंगी। अमेरिका हमेशा इस बात के ऊपर कंट्रोल रखेगा कि भारत अपने फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कहां करेगा, कैसे करेगा। लेकिन दोस्तों अगर भारत को दुनिया की सबसे बेहतरीन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, कम शोर, लंबी कॉम्बैट रेंज और एक शानदार थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ में चाहिए तो ब्रिटेन का रोल्स रॉयस एक बहुत ही आकर्षक विकल्प है। रिलायंस के साथ में उनका समझौता ये दर्शाता है कि ब्रिटेन भारत के प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर के इस प्रोजेक्ट के अंदर लंबा दाव खेलने को तैयार है। रोल्स रॉयस का 2 स्पूल की जगह 3 स्पूल आर्किटेक्चर AMCA को एक ऐसा मैकेनिज्म बैलेंस दे सकता है जो लंबी दूरी के मिशंस के अंदर चाइनीज एयरफोर्स के ऊपर भारी पड़ेगा। और 2026 से लेकर के 2036 तक की उनकी स्पष्ट टाइमलाइन ये दिखाती है कि वो भारत के साथ में मिलकर के तेजी से काम करना चाहते हैं। लेकिन जब हम नेशनल इंटरेस्ट और कूटनीति, साथ ही फुल स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तराजू के ऊपर रख करके तोलते हैं तो फ्रांस की सैफरॉन का पलड़ा सबसे भारी नजर आता है। भारत के रक्षा तंत्र और फ्रांस के बीच में एक ऐसा अटूट विश्वास बन चुका है जो दशकों की वफादारी के ऊपर टिका हुआ है। दोस्तों करगिल वॉर से लेकर के राफेल की डिलीवरी तक फ्रांस ने हर मुश्किल समय के अंदर भारत का साथ दिया है
और वो भी बिना किसी शर्त के। सैफरॉन का प्रस्ताव सिर्फ एक इंजन बेचने का नहीं है, बल्कि ये भारत को दुनिया के उन 5 देशों के एलीट क्लब के अंदर परमानेंट सीट दिलाने का ऑफर देता है जो इंजन की कोर टेक्नोलॉजी के मालिक हैं। M88 इंजन की रिलायबिलिटी हम देख चुके हैं। जब सैफरॉन 100% IP राइट्स भारत को देने की बात करता है तो इसका मतलब यह है कि भारत का एम का प्रोजेक्ट वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस पॉलिटिक्स से पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स की जो टेक्नोलॉजी कावेरी इंजन के अंदर हमारे वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी पहेली बन गई थी, उसे सुलझाने के अंदर सैफरॉन का सहयोग गेम चेंजर साबित हो रहा है। दोस्तों, भारत का यह फैसला सिर्फ एक इंजन का चुनाव नहीं है, ये इस बात का ऐलान है कि भविष्य का भारत दुनिया के अंदर अब दबदबा कैसे बनाएगा। अगर हम चाइना की तरफ देखें तो वो अपने J-20 फाइटर जेट्स के लिए स्वदेशी WS-15 इंजन बनाने के अंदर अरबों डॉलर पानी की तरह बहा चुका है। चाइना जानता है कि जब तक उसका खुद का रिलायबल इंजन नहीं होगा, वो ताइवान या फिर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अमेरिका को चुनौती नहीं दे सकता है। ऐसे में भारत को भी अपनी 2 फ्रंट वॉर की चुनौतियां यानी कि चाइना और पाकिस्तान से निपटने के लिए अपने कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को किसी भी बाहरी देश का मोहताज नहीं रहने देना है। एम का मार्क 1 के अंदर GE F414 का इस्तेमाल एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, एक अंतरिम व्यवस्था है ताकि हमारे फाइटर जेट्स जल्द से जल्द हवा के अंदर आ सके और वायुसेना की गिरती हुई स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को संभाला जा सके। लेकिन एम का मार्क 2 ही वो असली ब्रह्मास्त्र होगा जो 2035 के बाद में भारतीय आसमान की सुरक्षा करेगा। CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास में जो फाइनल अप्रूवल पेंडिंग है, वो भारतीय डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे अहम फैसला होने वाले हैं। अब दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में आप अपनी बात जरूर कहें कि भारत को किसका इंजन लेना चाहिए, क्योंकि हमने बताया है वो चीजें आपके सामने। नमस्कार दोस्तों।